नमस्कार। प्रज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आपके इस चैनल पर आजकल मुझे वो क्या कहते हैं कि कुछ कहानियों का पाठ करने के लिए कहा गया है, जिसमें आज मैं सादत हसन मंटो की कहानियों की एक श्रृंखला पेश किया जा रहा है। आज उनकी एक कहानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टोबा टेक सिंह, आपके सामने रख रहा हूं। स्टोरी लाइन उसका कुछ इस प्रकार है कि ये जो कहानी है कि इसमें जो खास करके एक देश से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा के बाद जो कुछ लोगों का, कुछ कैदियों का, कुछ पागलों का जो अदला बदली किया गया, उसके जो हृदय में जो भावनाएं हैं, इसको मंटो ने अपने शब्दों में उकेरा है, जिसका मंचन हमने अनेक मंचों पर देखा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में। और देश के विभाजन के बाद हर चीज का आदान प्रदान हो रहा था। वहां के कैदियों और पागलों का भी स्थानांतरण करने की योजना बनाई गई। और ये हुआ क्या, ये फजलुद्दीन पागल को सिर्फ इस बात से सरोकार है कि वे उसकी जगह टोबा टेक सिंह से न जुदा हो जाए। वो एक जगह का नाम है टोबा टेक सिंह। वो जगह चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, जब उसे जबरन वहां से निकालने की कोशिश की जाती है तो वह एक ऐसी जगह जम कर खड़ा हो जाता है जो कि न हिंदुस्तान का हिस्सा है और न पाकिस्तान का। और उसी समय उसी जगह पर एक ऊंची चीख के साथ औंधे मुंह गिरकर मर जाता है। और इस कहानी को हम आपके सामने मंटो के शब्दों में रख रहे हैं। कहानी इस प्रकार, बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू या सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची तरह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिन्हें लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वही रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर से मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प ये चेमीगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज ये बाकायदगी के साथ ये जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब वो ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर और यह भी के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तूरे बनते हैं।
ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाद पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उसमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जो रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने में भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाए। और देखिए ये कुल कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था कि पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसके ये क्या कहते हैं, जिसके ये बेकायद आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहिदा मुल्क बनाया जिसका नाम पाकिस्तान है। वे कहाँ है, उसका महल वकू क्या है, इसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, इस ये मुख्य समय में गिरफ्तार थे कि यह वे पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहां है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यही रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल ये जो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसल्लस तकरीर करता रहा कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डरा धमकाया तो उसने कहा कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहता है न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल से वो के बाद जब वो उसका दौरा ये सर्द पड़ा तो वो सीधे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों के गले मिलकर रोने लगा इस ख्याल से उसका दिल बहलाया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और जो दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग वाक की एक खास रविश पर यह तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर ये दफादार के हवाले कर दिए और नंग धरंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैन्यूट ने एक मोटे मुसलमान पागल ने मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था। उसके दिल में 1500 मरतबा दिन में 1500 मरतबा नहाया करता था। यकल की आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान किया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहिदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था
जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसकी मोहब्बत हुई थी। गो उसने एक वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उस तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान को दो टुकड़े कर दिए, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल है कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उसको यह मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए तो उसको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में अब उसकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड में रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ये ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उसे डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती का जहर मार नहीं करना पड़ेगा। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त अपनी जबान से ये अजीबो गरीब आवाज सुनने में आते, अल्फाज सुनने में आते थे। ओपर दी गुड़गुड़ द अनेक्स दी वे ध्याना दी मंग दी दाल उफ दी लालटेन। देखता था रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे में के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसका पांव सूज गए थे, उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर वो आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक वह कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी, गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपर दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दी वे ये ध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद ही उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, अब सुना है कि वो पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किस सिरे से गायब ही हो ही जाए। उस सिख पागल ने केस छितरे होकर बहुत मुख्तसर हो के ये सिख पागल के वो छिद्रे होकर मुख्तसर और रह गए थे, लेकिन बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा पसंद नहीं किया था। पागल खाने के जो भी पुराने मुलजिम थे वो उसके मुतालिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी, अच्छा खाता पीता जमींदार था। अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए जो लोग आते थे उसकी खैरियत दरियाफ्त कर चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उनका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे।
उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने वह उसके अजीज ये अकारीब मिलने के लिए आते थे, जो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। एक दिन वह अच्छी तरह नहाता है, बदन पर खूब साबुन घिसता है और सर में तेल लगाकर कंघा करता और अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता है और यूं सज कर मिलने वालों के पास जाता। तो उसके उससे कुछ पूछते तो खामोश रहता था और कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ द एनेक्स दी वे ध्यान द मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन कह देता था। उसकी एक लड़की है जो हर महीने एक उंगली बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। भीषण सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी तो वो अपने बाप को देख कर रोती थी, जवान हुई तो उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ और दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसने उसकी कुरेद जो है सो दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले जो उसे अपने आप पता चल जाता है कि मिलने वाले आ रहे हैं, अब जब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी और उसे अब उसकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी एक ख्वाहिश थी कि जो लोग आए उसे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां उनकी जमीनें। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उसने एक दिन जब एक रोज भीषण सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, उसने हस्बे ए आदत कहा लगाया और कहा कि वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। भीषण सिंह ने जब खुदा से कई मर्तबा मिन्नत ये समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे कि झंझट खत्म हो जाए, मगर वो बहुत ये मकरूख था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़ द एनेक्स दे आना द मूंग दी दाल ऑफ द वाहे गुरु व खालसा एंड वाहे गुरु की फतह जो बोले निहाल सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब भीषण सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। भीषण सिंह ने फजलदीन को एक मिनट देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कहते कहते रुक गया। भीषण सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुककर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है और उनके साथ ही चली गई। भीषण सिंह खामोश था।
फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं, और जब मैंने सुना कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, भाई बलबीर सिंह और भाई ये बधवा सिंह से मेरा सलाम कहना, जिसे कहना कि फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसे जो वो छोड़ गए थे उसमें एक ने कट्टा दिया और दूसरे से कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन होकर ही मर गए। अब मेरे लायक खिदमत हो तो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से ये मरौंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरौंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपर दी गुड़गुड़, अनेक्स दी ध्याना, दी मूंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द धुरफटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने वाले पागलों की ये फहरिस्तें पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी और जब लाहौर के पागल खानों से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई गाड़ियां पुलिस के मुलाहिज दस्ते के साथ रवाना हुई, ये मुतल्लिका ये अफसर भी हमराह थे। बाघा के बॉर्डर पर तरफेन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों की लौड़ियां निकालना और लौड़ियों से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। आज वो बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर जामंद हुए थे उनको संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इधर उधर भाग जाते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये आवाज आई, कान पड़ी, आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर व गोगा अलग था और सर्दी के इन कड़ाकों में दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनके समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहां यहां फेंका जा रहा। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाद मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैस आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आए और बाघा के उस पार ये मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? ये मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपनी बाकी मानदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओपर दी गुड़गुड़, दी एनेक्स दी ध्याना, दी मंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, इस दरमियान एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए उसे मजीद जबरदस्ती न की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले की वाकई काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित और शामित बिशन सिंह के झलक एक फलक सियाक चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए
और देखा कि आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, आज औंधे मुंह लेटा। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था, टोबा टेक सिंह पड़ा था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। और इस तरह मंटो की यह काफी एक अद्भुत कहानी आपके सामने में रखा हूं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और मित्रों के लिए शेयर तो करें ही, और आपको पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।